गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। मंडे मुबारक, नया वीक, नई एनर्जी होनी चाहिए। है या नहीं इसको छोड़ देते हैं, होनी चाहिए पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे जैसे लोग क्या करें जिनको पोलन ने जो है ना पोलन काउंट बहुत बड़ा हुआ है। एग्जैक्टली इतना ज्यादा बढ़ चुका है। मैं इस्लामाबाद की पर्सपेक्टिव से ज्यादा बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है और पोलन काउंट यहाँ पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। सो यहाँ पर ये मसला अच्छा खासा इस वक्त चल रहा है और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो नेबुलाइजर है। मेरा तो नेबुलाइजर जो है ना अब वो तो आ गया ना पोर्टेबल, तो मैं अब वो लेने का सोच रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है गुजारा कहीं भी नहीं। और खांस खांस के ना मेरा गला बिल्कुल जो है वो फारिग हो चुका है। जितने लोग जिनको स्पेशली पोलन से ट्रिगर उनकी एलर्जीज होती हैं, मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियात करें। ज़ाहिर है हर वक्त आप मास्क भी नहीं पहन सकते और अदरवाइज तबीयत वाकई खराब हो जाती है। तो है नहीं अब इसको मैनेज करना पड़ता है बिकॉज आपकी हेल्थ मुतासर हो रही होती तो है। लेकिन कैसे मैनेज करें, इस पे जरा सेगमेंट रखते हैं कल। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। लेट्स टॉक अबाउट इट टुमारो। कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या करें? मतलब मैं तो सब कुछ करके देख लिया, गरम कहवे, अच्छा कहवे के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड करके, देसी टोटके, शहद के ऊपर काली मिर्चें, आई डोंट नो क्या ऐसे घरेलू टोटके नहीं है जो मैंने ना आजमाए हो। सो आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग बट ट्रस्ट मी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सवाए इसके कि वक्ती फ़र्क ये होता है कि हाँ नीम गर्म पानी ले लिया है, थोड़ा सा नीम गर्म का पानी से हल्का सा तेज़ जो होता है ना गले को जो टकोर देता है, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई फ़र्क। आई थिंक मास्क जो है ना वो फायदा देता क्या है। करें, कितना पहने? हाँ कितना पहने ये बात है। सिर्फ जैसे कोविड में बहुत ज्यादा मास्क पहनते थे ना, आई थिंक वही है, फिर वही कर सकते हैं और देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं सही बात बता रही हूँ। लेकिन वो उससे जिंदगी कितनी आप नहीं कर सकते ना। मतलब आप सिर्फ अगर गाड़ी से यहाँ तक मैं चल के आ रही हूँ, मिलिट्री मुझे मतलब ऐसे दुपट्टा से लपेट लिया करो। और मैंने नहीं ऐसे किया अभी, तो मैं जैसे अंदर बैठी हूँ मेरी पूरी जो नाक के अंदर से उसमें जख्म हो चुके हैं, उसका फौरन इम्पैक्ट आता है। सो खैर आप भी बताएं आप क्या करते हैं। हम जनरल डिस्कशन इसलिए कर रहे होते हैं कि हम भी एक्सपर्ट नहीं और हमें भी नहीं पता होता कि क्या करना है। लेकिन हाउ टू मैनेज दिस पोलन एलर्जी हम इस पे सेगमेंट वाकई रखते हैं। लेकिन क्या आप एआई से तो नहीं पूछते कि हाउ टू मैनेज योर पोलन एलर्जी? वैसे एआई से मुझे एक बात और भी याद आई कि जब एआई का बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हुआ तो फ़ौरन से एक और बात जो सामने वो ये थी कि अब एआई की वजह से जॉब्स चली जाएंगी, एआई विल रिप्लेस यू। लेकिन एट द सेम टाइम कैसे एआई क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़, कैसे एआई क्रिएट कर रहा है जॉब्स और कैसे एआई नाम रोशन कर रहा है नौजवानों का जो उसको समझ रहे हैं, उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और एआई पर मबनी ऐप्स बना रहे हैं। जैसे कि एक पाकिस्तानी नौजवान ने भी नाम रोशन किया जी, पाकिस्तान का कर्सर बनाई उन्होंने। इट्स एन एआई टूल, यानी एआई का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। कराची के सौले आसिफ अमेरिका में इन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये कंपनी बनाई है और अब इसको खरीदा जा रहा है। एलॉन मस्क इसको खरीदने जा रहे हैं। उनकी कंपनी जो है वो इसको खरीदने जा रही है और पूरा पाकिस्तान बहुत सेलिब्रेट कर रहा था। हमने सोशल मीडिया पे ओवर द वीकेंड ये पूरी खबर हमने देखी और कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा था, बट इनको डिस्कस किया जा रहा था, जो कि बनता है। देखिए हम हमेशा अपने नौजवानों की जब बात करते हैं ना कि हमारे नौजवान कंप्लेन करते रहते हैं हर वक्त। सो वो कुछ ऐसे लोग भी, बल्कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हमारे यंगस्टर्स, वो खुद मेहनत करते हैं और वो ये बताते हैं कि ठीक है रिसोर्सेज चाहे कम हो लेकिन हमने जब करना है कुछ तो हमने कर दिखाना है और फिर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी रियली होप कि ऐसे और नौजवान आगे बढ़े और हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो अपने इस प्लेटफॉर्म। बड़ा ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है। जिस टूल की हम बात कर रहे हैं कर्सर की, इस वक्त उसकी जो कहा जाता है ना कि वर्थ वो $30 अरब के करीब है और सालाना $1 अरब उसमें मुनाफा आ रहा होता है। और एलॉन मस्क की जो कंपनी है उसने खरीदने का जो एक माहिदा किया उसमें $60 अरब में खरीदा जा रहा है, जिसमें $10 अरब जो है वो अदायगी के लिए तैयार हैं। तो लेट्स सी जी, ये तो एक खबर थी, हम चाहते हैं कि ऐसी और खबरें आएँ, एक और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि जिसकी जॉब मुतासिर हो रही होती है, जिसका काम मुतासिर हो रहा था, जैसे कि हमने फाइवर की बहुत बात की, हमने अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत बात की कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था, नौजवानों ने बड़ा पैसा कमाया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पहली बार ये हुआ कि अपवर्क में इट्स ए लॉस। हम फाइवर पे देख रहे हैं कि अगर आपका पहले $100 का काम हो रहा था फॉर एग्जाम्पल, अब $10 का काम हो रहा है, सिर्फ चूंकि लोग एआई से वो काम खुद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो एआई का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। एक मुस्बत इस्तेमाल है और जितने भी प्लेटफॉर्म्स इस वक्त हमें देख रहे हैं हम उन्हें भी एक ही मैसेज देंगे
एक्सेप्ट करें एक्सेप्ट एंड लर्न एंड ग्रो। एंड ग्रो प्लीज। हर चीज को इतना ना बना दे कि जो चैट जीपीटी से देख के लेके तो लिखिए ना। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर उससे सभी वो नए वर्जन्स इतने आना शुरू हो गए देखिए हैं। अपना जो है एक तरह से आप देखा जाए तो आपकी स्टोरी प्रॉम्प्ट आपने करना है। प्रॉम्प्ट आपने करना है। और अगर उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में या उसको मजीद बेहतर करने में चैट जीपीटी हेल्प करता है तो व्हाई नॉट, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि नई नई चीजें आ रही है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे वर्जन्स और आ रहे हैं। अब तो नए वर्जन में इतना जबरदस्त काम होना शुरू हो गया कि आप उसमें सिर्फ ये भी बता देना कि अच्छा ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, या मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और मुझे आप अगले 60 दिन का प्लान दे दें। तो 60 दिन का प्लान विद स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज रेडी। तो एआई वाकई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें उसको समझना है, हमें उसको सीखना है, हमें उससे फायदा उठाना है। सिर्फ ये नहीं कहना कि नहीं नहीं एआई है, हम नहीं सीखेंगे या वो या हमारी जॉब चली जाएगी। डोंट डू दैट, जस्ट लर्न एंड ग्रो। एनीवेज जी, अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे सेगमेंट्स होंगे, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ यू है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम्हें टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियां पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। उन्होंने मुझे छोड़ा जरूर है, लेकिन निगरानी मुझ पर बहुत सख्त। इस बुराई से लड़ भी रहे हैं और बुरे भी बन रहे हैं। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो दुनिया आपको कबूल नहीं करती। बट आई रियली डोंट केयर। तुम अच्छी तरह जानती हो मिसबा, मैं क्या कर सकता हूँ। बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, बाहर घर से बाहर की बात नहीं करी, मतलब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ये सेगमेंट उनके लिए है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। अब ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि पहले शोएब ये होता था कि जब बैंक स्टेटमेंट पूरी करनी होती थी तो अक्सर ये होता था कि जी फलाने से पैसे ले लिए, फलाने लोग मैनेज कर लेते थे। एकदम 10-10 लाख की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ऑल दैट। और फिर रिजेक्शंस भी आती थी। क्योंकि रिसेंटली हमने जब डिस्कशन की एक सिलसिले में तो हमें पता चला कि ये जो अचानक से इतनी ट्रांजैक्शंस करवा ली जाती हैं ना पैसे बैंक स्टेटमेंट के चक्कर में, उस वजह से बहुत सारे वीज़ाज जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है, आज इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं और इंजीनियर भी हैं और अपने नाम के साथ वो जो सारे लगाते हैं ना, इंजीनियर गाड़ी के पीछे भी लिखा होता है इंजीनियर। नहीं, हमने लिखा है इंजीनियर। वैसे बता रही हूँ ना, मतलब लिखा हुआ होता है जो डॉक्टर्स का होता है ना कि वो स्टेथोस्कोप होता है और वो बिल्कुल उस पर प्राउड फील करते हैं। इट्स अ गुड थिंग कि आपकी डिग्री और आप उसको कंटिन्यू कर रहे होते। तो हमारे साथ मौजूद है जी इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जाबिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कितने अरसे से आप इस शोबे से मुंसलिक हैं और इस वक्त कितनी ज़िंदगियां आपने बदलते हुए देखी हैं? हमने जो स्टार्टअप पाकिस्तान में किया था 2019 में किया था, दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर। और जब ज़िंदगियों के बदलने की बात है तो मेरे ख्याल है सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होंगी, मतलब अनकाउंटेबल है। क्योंकि जो पाकिस्तान से लोग जब अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर डिफरेंट पाथवेज़ होते हैं। आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए जाना है, नंबर 1। आप फैमिली सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं अगर आपको फैमिली को मूव करवाना हो। आप सिटीज़नशिप अगर किसी कंट्री की ऑफ़र हो रही है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशंस आ जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, साइंस के शोबे के लोग हैं। तो कैटेगरीज डिपेंड करती है कि आप कौन सी चूज़ करते हुए, कौन से पाथवे का इस्तेमाल करते हुए किस कंट्री का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पर आसानी है थोड़ी सी, जहाँ के डिग्री प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़, उसका वीज़ा, आई मीन द प्रोसेस, जो सभी ने जिस तरह बात की, सबसे अहम है वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। थोड़ा सा गाइड करें कौन से मुल्क में थोड़ा सा ईज़ है इस वक्त, कौन से ट्रेंडिंग में कौन से मुल्क चल रहे हैं? अच्छा, हम इसको 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। 2 तरह के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान से बाहर मूव करने के लिए फॉर स्टडी पर्पस। एक वो है जिसमें आप सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं, जिसमें आपने कोड किया बैंक स्टेटमेंट, उसमें बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी पॉइंट होता है। एक वो है सेल्फ स्टडी, आपने खुद वहाँ पर अरेंज करने हैं जाके, स्टडी के एक्सपेंसेस भी, अकोमोडेशन, लिविंग और फूड भी। दूसरी कैटेगरी आती है जो स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट आमतौर पर नहीं होती, ये सॉफ्ट रिक्वायरमेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें जो सेल्फ फाइनेंस पे लोग जाते हैं, जो पाकिस्तान से रुझान है स्टडी अब्रॉड के लिए मूव करने का, वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और बाद में यूरोप आता है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो अगर आप जाते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर तो वो फिर ऑप्शंस देखने पड़ते हैं कि आपके प्रोफाइल के मुताबिक कौन सा कंट्री आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है और स्टाइपेंड ऑफ़र कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं। अगर हम स्कॉलरशिप को सामने रखते हुए डिसाइड करें कि कैंडिडेट को कहाँ अप्लाई करना चाहिए या कौन से कंट्रीज़ आपको ऑफ़र करते हैं, तो 6 से 7 मुख्तलिफ ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप प्रोफाइल को ज़रूर चेक करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई भी करें। अगर आप यूके में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूके होम ऑफिस की फ्लैगशिप स्कॉलरशिप्स आती हैं चीवनिंग के नाम से, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूके के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं तो यूएसए का इदारा है USEFP, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान, आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जर्मनी का ख्वाब आपके यहाँ है और जर्मनी जाना चाहते हैं तो दाद स्कॉलरशिप्स आती हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास एरास्मस मंडस का ऑप्शन आता है, यूरोपीय यूनियन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के थ्रू अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान HEC भी आपको ऑफर करता है, तो HEC की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास कौन से हैं। इशू तो ये होता है जाबिर साहब के इन स्कॉलरशिप्स के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। डेफिनेटली, लेकिन एक क्लास तो है ना जो क्वालिफाई करती भी है, जाती भी है, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं PhD के लिए जाते हैं, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, समझ जाए कि मुश्किल है बट लोग करते भी हैं। फुलब्राइट भी लोग करते हैं एट द सेम टाइम। इसके अलावा भी बहुत से स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, थोड़ा सा उनमें ईज होती है। देखिए, पाकिस्तान में डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। एक वो हैं जो एवरेज हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू
बाहर चले जाएंगे, एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी आ जाती है जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे फॉल करेंगे। एक वो कैटेगरी है प्रोफेशनल है। तो हर तरह की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, हर तरह तो की कैटेगरी के लिए हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बिल्कुल तो ठीक फिर है। अगर आप ये तो ऑप्शंस मैंने आपको बताए जहां पर स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आ जाते हैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, तो फिर आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ ये नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट एक उसमें एस्पेक्ट्स आता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रोफाइलिंग आती है। स्टूडेंट प्रोफाइलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका CGPA क्या रिक्वायर्ड हो सकता है मिनिमम। अगर आप समझते हैं कि मेरा 2 GPA आउट ऑफ 4 तो क्या आप एलिजिबल है? नहीं, आपको यूनिवर्सिटी में देखना पड़ेगा मिनिमम 2.5 रिक्वायर्ड होता है, नंबर 1। फिर आपको ये देखना होगा कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो प्री रेक्विजिट्स आपके मैच करते हैं उस कोर्स के साथ या नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है और वहाँ पर फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो मैच नहीं करता, मिस मैच हो जाता है। आपको कोर्स वर्क देखना पड़ता है। फिर अगर आपका पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस है किसी भी शोबे का, आपने आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन पाकिस्तान में कहीं सर्व किया है, तो उस एक्सपीरियंस की जस्टिफिकेशन देनी होगी कि ये किस तरह रेलिवेंट है आपके कोर्स के साथ। ये तो स्टूडेंट प्रोफाइलिंग हो गई। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट में ये देखना होता है कि उस इंस्टीट्यूशन की फ़ी कितनी है एनुअल जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अकोमोडेशन कॉस्ट एनुअली वहाँ पर क्या आएगी वो आपके पास होनी चाहिए, और लिविंग जो कॉस्ट आपकी है जिसमें आप हॉस्टल है या रेजिडेंसी लेते हैं, अगर ये कॉमुलेटिवली इस कॉस्ट को कैलकुलेट करें और वो फंड्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कर ले। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप दोनों स्टडी वीज़ा के ऊपर वहाँ पर जाएं, ये ऑप्शंस है। लेकिन बेशुमार कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो आपको सेटलमेंट देते हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सेटलमेंट और सिटीज़नशिप मिलती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि अगर हमने स्टडी कंप्लीट कर रही है अब तो हम बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए कंट्रीज़ ने आप समझें कि ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि आप मेरिट बेस पे अप्लाई करें। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के नेम से प्रोग्राम है कि जिसमें आपकी स्किल असेसमेंट के बिहाफ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर होती है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। इसमें जो मेन एलिमेंट्स देखे जाते हैं एक प्रोफेशनल कैटेगरी के, कोई भी एलिजिबल हो सकता है अगर वो इन क्राइटेरियाज को मीट करता है। वो क्राइटेरियाज क्या हैं? क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए 16 ईयर्स, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, IELTS या PTE पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, उन दोनों में से कोई एक आपका क्लियर होना चाहिए मिनिमम 7 बैंड के साथ। और नंबर 4 आपके पास जो डिग्री है उसके एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको बताया 5 इयर्स का होना चाहिए। फिर आपको ये तय करना होता है विद स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फैमिली सिटीजनशिप या सेटलमेंट अप्लाई कर रहे हैं या आप सिंगल कर रहे हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज बहुत मैटर करती है। एक आइडियल जो कैंडिडेट समझा जाता है स्किल्ड माइग्रेशन के लिए इन कंट्रीज़ के लिए वो 25 to 34 होना चाहिए, एक आइडियल। बट अगर आप 40 तक है तो भी आप एलिजिबल है। यानी कि एज, लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और मैरिटल स्टेटस, ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप अपनी असेसमेंट कर लें, अगर आपका क्राइटेरिया इसमें फॉल करता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। कनाडा में जो है वो एक्सप्रेस एंट्री होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट आपको PR और TR दोनों ऑफर करता है। परमानेंट रेजिडेंसी तो आप परमानेंट रेजिडेंट हैं उस कंट्री के, और TR ये होती है कि आपको 5 इयर्स का वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, विद स्पाउस विद फैमिली जा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी फील्ड के, उसमें हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसमें टेक के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, आप एलिजिबल हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस कंट्री का अप्लाई कर सकता है किसका नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये भी नहीं है कि कोई साल में कोई डेडलाइंस आएंगी, कोई स्पेसिफिक डेट कैलेंडर्स की होगी तो उसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप एनी टाइम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करके एलिजिबल हो सकते हैं। उसमें क्या होता है फिर मेरिट पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसका कितना एक एलिगेंट या अच्छा प्रोफाइल है, उसको वो PR ऑफर कर देते हैं, और ये तकरीबन 1 से 1.25 साल का प्रोसेस होता है। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती सिवाय वीज़ा अप्लाई करने की जो कॉस्ट है हर कंट्री की डिफरेंट होती है, या अगर आपके डॉक्यूमेंट और
एक्सपीरियंस की असेसमेंट उन कंट्रीज से करवाते हैं, उन कंट्रीज़ की बॉडीज़ है। मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर्स हैं और आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो उनकी बॉडी है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, तो वो असेस करती है कि ये इस बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड है हमारे कंट्री के अंदर या नहीं है, प्रोफाइल असेसमेंट इसको बोलते हैं। तो उनकी फ़ी आती है, यानी कि एक वीज़ा फ़ी और असेसमेंट बॉडी की फ़ी और टिकट फ़ी, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन कार्ड यूएसए के अंदर भी एलिजिबल हैं। अभी पीएमडीसी ने स्टैट्स दिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कि 1061 जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उनको यूएस के अंदर रेजिडेंसी पोजीशंस जो हैं वो सिक्योर की गई हैं। 1061 बहुत बड़ा फिगर है। वजह क्या है? स्किल्ड वर्कर है पाकिस्तान के पास, और वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि इनकी यूटिलाइजेशन भी है और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं। अच्छा, जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आपके पास जितने भी लोग आते हैं, ख़वातीन की तादाद भी है या सिर्फ मर्दों की तादाद ज़्यादा है? बिकॉज एक माइंडसेट भी है कि घर के मर्द को भेज दिया जाएगा, वो सेटल हो जाएगा आगे जाके, या वाकई लड़कियां भी आती हैं? अच्छा, ये ट्रेंड कुछ सालों में तब्दील हुआ है। अब ख़वातीन ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट देखने में आया है। होता यह कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, जिसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई आपको, बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ीमेल का प्रोफाइल बेहतर होता है बनिस्बत उसके मेल स्पाउस के। ख़वातीन ने पीएचडी की हुई है, मेल ज़ाहिर है जॉब करता रहा, पीएचडी नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली उनका प्रोफाइल बेहतर होगा। लैंग्वेज स्किल्स पीएचडी करने की वजह से आपकी बेहतर होंगी, एक्सपीरियंस बेहतर होगा, तो वो प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाते हैं, यानी कि वो अप्लाई करते हैं और उनके बिहाफ पे फिर स्पाउस भी ट्रैवल कर जाता है। इसी तरह जो स्टडी वीज़ा है उसमें भी यही है कि उनका प्रोफाइल अच्छा है, जीपी अच्छा है, मेहनत ज़्यादा करती हैं, पढ़ती हैं, डेडिकेटेड होती हैं फीमेल्स अपने प्रोफेशन को लेके, स्टडीज़ को लेके, तो उनके ब्राइट चांसेस होते हैं। और फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो समझती हैं कि जो फीमेल्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन या उनकी इकॉनमी के अंदर एक बेहतर रोल प्ले हो सकता है, तो उनको प्रायोरिटी भी देते हैं। लेकिन इसमें एक मसला क्या था, स्पेशली जब आप पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करते हैं, तो शादी के बाद एक ब्रेक नॉर्मली आ जाती है। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी नहीं भी लेती, वो जब ब्रेक आ जाती है तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप वीज़ा प्रोसेस फॉर दैट स्टडी के लिए जब जा रहे होते हैं, तो वो आप कहते हैं गैप कैसे कवर करें। आप खातून कह रही है भाई आई वाज मैरिड, आई वाज हैविंग किड्स, मैं उनको टाइम दे रही थी, वो जो गैप है वो मैनेज नहीं हो रहा होता फिर प्रोसेस में, और उसकी वजह से प्रोफाइल डाउन हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कंट्रीज 2 इयर्स का गैप एक्सेप्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज़, कुछ 3 इयर्स का, या अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें 5 इयर्स का। लेकिन आप वाली बात के गैप जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस अरसे के दौरान किया क्या है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर बताएं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर क्या होता है पाकिस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं या फेक एक्सपीरियंस लेटर शो करते हैं, जो कि अनएथिकल है, और इसकी वजह से आपका प्रोफाइल एक तो साउंड भी नहीं होता, और रिजेक्शन के मैं कहता हूँ कि 100% चांसेस आप खुद क्रिएट कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, हालांकि उनको लग ये रहा होता है कि स्टेटमेंट भी ठीक थी, लेटर भी था हमारे पास, एडमिशन लेटर, बट उनके वीज़ा प्रोसेस में कोई मसला आता है कि वो रिजेक्शन हो जाती है। हमने ट्रेंड्स भी देखे कुछ मुल्कों के, धड़ाधड़ रिजेक्शंस आई कि इकट्ठे अप्लाई किया 50 स्टूडेंट्स ने और सबके रिजेक्शंस आई। क्यों ऐसा होता है? अच्छा, उसकी एक वजह तो ये है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर पाकिस्तानी जब गए स्टडी वीज़ा के लिए, तो स्टडी वीज़ा से निकलकर असाइलम अप्लाई कर दिया। यूके इसमें बहुत बड़ी मिसाल है। यूके ने तो कहा कि तकरीबन 10,500 पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया 2025 में यूके होम ऑफिस ने। क्या हुआ कि कंप्लाइंसेस जो हैं उन्होंने टाइट कर दी। तो अगर उनका ये ख्याल है कि अगर आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं तो फिर आपको स्टडी ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टडी अप्लाई करने के बाद आप हमें ये कहें कि इस मुल्क के अंदर हमें पनाह दी जाए, हमें अपने मुल्क के अंदर ख़तरा है, हम वापस जा नहीं सकते। तो ये आपकी जो इंटेंट है ये आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब वो बात मैं स्टार्ट में कर रहा था, जब आप SOP लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो उसमें आप बताते हैं कि मेरे यहाँ पर आने की वजह, ये सबब क्या है, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, ये कोर्स मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन फिर आप इस SOP से हट जाते हैं और फिर आप उस कंट्री के अंदर एक इलीगल स्टेटस पे चले जाते हैं। तो वो इलीगल जो स्टेटस है वो हमारे अपने कंट्री के लिए भी बदनामी का बायस बनता है। मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी के बिहाफ पे किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो याद रखें आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान की शनाख्त का सबब बनेंगे। तो हमेशा नेक नामी का बायस बने और पाकिस्तान के लिए ऐसी एग्जांपल्स क्रिएट करें कि हम मिसालें कोट करें। और फिर फेक सिनेरियोज बना के जो अप्लाई किया जाता है कि असाइलम, झूठ बोला जा रहा होता है, इससे देखिए कितना इमेज डैमेज होता है एक मुल्क का। तो वाकई बड़ी, जावेद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप किसी भी मुल्क में आप अपने मुल्क का नाम कैरी कर रहे हैं, आपकी पहचान आपका मुल्क है, चाहे आप कहीं भी जाके बस जाएं और आप कहीं हम पता नहीं किस मुल्क में जाके बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तानी ही हैं सबसे पहले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस जो इज़्ज़त और वक़ार है ना अपने मुल्क का, उसको मेंटेन रखें और उस पर कभी आंच ना आने दें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में जावेद साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी नौजवानों को?
मेरा यही है कि जब भी आप किसी स्किल की तरफ जाएं या एजुकेशन की तरफ जाएं तो माइंड में रखें कि डिग्री आज के दौर में सिर्फ काफ़ी नहीं है। डिग्री के साथ साथ जो कोर स्किल्स हैं उनके ऊपर भी आप वर्क करें। फिर आपके फ्यूचर के अंदर जो भी आप प्लान करें उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्लान के अंदर, और आपका जो कैरेक्टर है वो साउंड होना चाहिए। अगर आप इन पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए पाकिस्तान क्या ग्लोबली चांसेस हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की पिछले दिनों से रिपोर्ट आई, मैं कोट करता चलूँ। उन्होंने कहा कि 2030 तक पूरी दुनिया में 170 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है, अच्छा 170 मिलियन, बट उसमें 92 जो मिलियन जॉब्स हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगी। वो 92 मिलियन कौन सी जॉब्स हैं? जिसमें एक हेल्पर है, जिसमें एक फ़ोटोकॉपियर है, जिसमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो आप ऐसी जॉब का इंतखाब अब ना करें या ऐसी फील्ड्स का इंतखाब अब ना करें जिसको आगे जाकर ख़त्म होना है। आप उन फील्ड्स में जाएं जिनका स्कोप है, वो इमर्जिंग फील्ड्स है, वो AI भी है, वो सॉफ्टवेयर भी है, वो साइबर सिक्योरिटी भी है, वो हेल्थ केयर भी है और मार्केटिंग भी है। तो उन शोबों का आप इंतखाब करें। और पाकिस्तान की जो यूथ है, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो 26% यूथ है, बहुत पोटेंशियल है, जिनकी उम्र 15 to 29 की एज के दरमियान है। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग में बहुत स्पोर्ट है। लाजमी नहीं कि आप मुल्क से बाहर ही जाके काम करें। पाकिस्तान के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 400 मिलियन जो है 2025 में रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो मौजूद हैं, भले आप बॉर्डर के उस पार हुई इस पार। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है और OECD भी कहती है कि अब जो इकॉनमी है वो डिजिटल है और क्रॉस बॉर्डर आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट टू हैव यू। यू शुड बी क्लियर इन योर थॉट्स। क्या करना है आपने, कौन सा स्टडी प्रोग्राम, कौन सा मुल्क और क्यों, और उसमें कोई झूठ की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यू शुड बी क्लियर इन योर थॉट्स कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। किसी झूठ का सहारा लेकर, किसी धोखे के साथ जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो जो बुनियाद होती है वो कमज़ोर होती है। जब कमज़ोर बुनियाद होती है तो किसी भी वक्त वो ढह सकती है। तो क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेप्सी कोला इंटरनेशनल और सेंसोडाइन ने। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये
ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, और तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इस माशरे की बात करते हैं, बहुत से जुमले, बहुत से लफ्ज़, बहुत सी बातें हमने बहुत नॉर्मलाइज कर रखी हैं। बिलखुसूस ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से, वर्क स्पेसेस में उनकी प्रोटेक्शन से मुताल्लिक, उनकी सेफ्टी से मुताल्लिक, इवन डिजिटल स्पेसेस में हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा ये होता है कि विक्टिम ब्लेमिंग भी हो रही होती है। बहुत दफ़ा ये होता है कि हम एक ही ख़ास पैराए में ख़वातीन को तोलते हैं, उसी अंदाज से उनको देखते हैं और उसी अंदाज में उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कपल है और समहाउ किसी भी वजह से नहीं उनकी ज़िंदगी आगे उस तरीके से बढ़ पाई कि इकट्ठे चल पाएँ, स्पेशली बच्चों के बाद, और कैसे आप एक बहुत डिसेंट वे में आप अपने रास्ते जुदा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हम मर्द के बारे में तो कोई राय नहीं देते। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, कोई मसला नहीं। लेकिन एक खातून को जो कि अगर अब नहीं चल पाई वो खातून अपने मर्द के साथ, या समा उन्होंने रास्ते जुदा कर भी लिए, मर्द तो कुछ नहीं कहना, लेकिन खातून के कैरेक्टर पर भी सवाल है, खातून की रूटीन पर भी सवाल है, और ये हर अंदाज से अगर सवाल नहीं है तो आपकी आंखों में भी सवाल है। और फॉर एग्जांपल, उसने अगर अपने बच्चों को परवरिश में थ्रू आउट उसने अगर अपने वर्क स्पेसेस में काम करने के लिए आगे बढ़ना है, बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से सवाल होता है क्यों क्यों नहीं चली। एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि हम कहते हैं, जब आप अंग्रेज़ी में आप बोलते हैं तो वो शायद आपको इतनी नहीं लगती, लेकिन अपनी सोसाइटी के अगर एक कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जब हम उर्दू में वो लफ्ज़ बोलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ उसका बड़ा इम्पैक्ट था। एक मर्द की शादी अगर नहीं चल सकी, उसकी तलाक होती है तो कहा जाता है डिवोर्स्ड है, और एक खातून अगर उसकी शादी नहीं चल सकी और उसने तलाक लिया तो तलाक याफ्ता है। मतलब बड़ा फोकस करके उस लफ्ज़ के ऊपर टारगेट किया जाता है। तो आप बात करें ना कि आपकी आंखों में जजमेंट होती है, ये अल्फाज आप बात वही कह रहे हैं, लेकिन उसके कहने का तरीका और आपकी इंटेंशन वो सामने झलकती है, वो पता चलता है। अच्छा, अब सिंगल पेरेंटिंग पे आज हम बात करेंगे कि सिंगल मदर्स पे हम बेसिकली आज बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में, कैसे वो अपनी जर्नी को लेकर चल रही हैं, कैसे अपने बच्चों को वो लेकर चलती हैं। स्पेशली ये सवालात सिर्फ उन
ख़वातीन के ऊपर नहीं आता, उन माओं के ऊपर नहीं आता, बल्कि बच्चे भी बहुत हद तक सफ़र करते हैं, स्पेशली जब उनकी मदर्स की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है बच्चों की मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। तो इस हवाले से आज बात करते हैं। आतिफा एहसान साहब ने ज्वाइन किया है, हमारी समहाउ रेगुलर गेस्ट भी हैं, हम उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, बट आज हमने ये मौजू चुना है एंड द रीज़न वाई वी चोज दिस क्योंकि उन्होंने खुद इसको फेस भी किया है। तो वो जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा उस पर बात भी करें। वो हमें कोई एक सक्सेसफुल खातून में जब नज़र आती है ना, तब भी हम बहुत सी बातें कर रहे होते, तब भी हम बहुत से जुमले अदा कर रहे होते। तो आज हमने इस पर बात करनी है। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम शेख, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट, बट ये इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है हमारी वो ख़वातीन जो हमें इस वक्त सुन रही हैं, जो कि उस स्ट्रगल में हैं, उस फेज़ में हैं, एज अ सिंगल पेरेंट, एज अ सिंगल मदर, वो अपने बच्चों को रेज़ कर रही हैं, इस सोसाइटी में जॉब भी करनी है, ख़ानदान भी है समहाउ, बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसे जुमले हैं, निगाहें हैं जिनका जवाब देना होता है। वी वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी, योर स्ट्रगल कि कैसे आपने इसको कूप अप किया। शोएब, मैं इसको सबसे पहले जो है ना ओपनिंग वो मैं कुरान का रेफरेंस देख के करूँगी कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ज़ैनब, उनका निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वाया गया था। हज़रत ज़ैनब पहले आज़ाद ग़ुलाम हज़रत ज़ैद की वाइफ थी और ये निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़वाया था। और इसमें सूरह अहज़ाब में जब ये हुक्म उतरा तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम मुसलमानों के लिए रिवील की गई और हमें गाइड की गई। एक तो ये कि मुंह बोला बेटा कुछ नहीं होता, बेटा वही होता है जो आपका अपना होता है। मुंह बोले कि कोई, वो इससे पहले ये था कि उनको प्रॉपर्टी में भी आप दे दें और उसमें भी दे दें। मुंह बोला, क्योंकि हज़रत ज़ैद जो थे वो आज़ाद ग़ुलाम आज़ाद थे, उनकी हिस्ट्री ये थी कि वो हज़रत खदीजा के ग़ुलाम हुआ करते थे। और जब हज़रत खदीजा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो हज़रत ज़ैद जो थे वो छोटी सी उम्र के थे, तो वो खिदमत हुज़ूर की किया करते थे। सो मच सो कि जब वो जवान हुए और उनकी फैमिली को पता चला तो उनके चचा और फादर जो थे वो हज़रत ज़ैद को लेने के लिए आए, तो ही रिफ्यूज्ड टू गो विद हिम एंड ही सेड देम व्हेन ही सेड कि जी मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहूँगा, तो वो उनके बेटे की तरह थे। और उन्होंने बड़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह उनका किया था अपनी कज़न के साथ, हज़रत ज़ैनब के साथ किया था निकाह। लेकिन समहाउ क्योंकि एक कल्चरल डिफरेंस था, दोनों ख़ानदानों में वो एक ग़ुलाम थे और बेशक आज़ाद हो चुके थे लेकिन वो एक ज़रा और फैमिली से थे, वो एक बहुत हसब नसब वाली फैमिली से थी। निकाह पढ़वाने वाला कौन था? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मतलब इतनी आला हस्ती और एक मतलब सहाबी थे ना, ग़ुलाम थे, लेकिन बेशक मुआज़ की उन्होंने ज़ेर तरबियत परवरिश ली थी। लेकिन यहाँ पे कुरान हमें ये कहता है कि अगर दो लोग आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो डिवोर्स लेना इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये हलाल कामों में एक नापसंदीदा अमल बेशक है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं वहाँ जहाँ पे दो लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। तो उस टॉक्सिक रिलेशन को साथ लेके चलने की बजाय आप आराम से अलग हो जाएं। तो मैंने अभी ओपनिंग जो एक स्टार्ट दिया है आपको कुरान का हवाला देके कि प्लीज़ खुदारा इसको एक टाबू मत बनाएं कि औरत अंदर मर जाए एक इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन में, लेकिन वो अलग नहीं हो सकती। औलाद आगे से उस रिलेशन की वजह से, उस रिलेशनशिप की वजह से औलाद साइको होना शुरू हो जाए, लेकिन औरत को इजाज़त नहीं है कि क्यों ये क्यों कर रही हो, तो मतलब फ़ौरन ही किरदार पे बातें शुरू हो जाती हैं ना। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट माई जर्नी, आई हैड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से मुझे एज अ सिंगल मतलब एक फ़ीमेल एक सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट शोएब, ज़ाहिर है बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैं समझती हूँ आजकल का जो दौर जा रहा है इसमें हस्बैंड एंड वाइफ मिल के कमा रहे हो तो वो एक अच्छा लिविंग मेंटेन कर पाते हैं। तो एक अकेली औरत के लिए आई गेस इट टेक्स माउंटेन्स फॉर हर to continue with her job or to raise her kids। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शायद इस वक्त हमारी सोसाइटी है। देखिए कुरान ने आपको असूल बता दिए, आपके उसके ऊपर आपके मुल्क ने लॉ बना दिया, इन्फोर्समेंट नहीं है। इन्फोर्समेंट इतनी डिफ़िकल्ट है कि जो आपके मेंटेनेंस लॉज हैं, आप उस मेंटेनेंस लॉ के लिए अगर आप उस मेंटेनेंस के लिए भी अगर आप सूट फाइल करते हो या आप वो क्लेम करते हो तो कितनी ऐसी ख़वातीन हैं। अभी जब मैंने आना था आपके शो पे भी तो ऑब्वियसली मेरा एक सर्कल है, काफ़ी वास्ट सर्कल है, मेरा अपना इंस्टा सोशल मीडिया अकाउंट्स है, तो पीपल अप्रोच मी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उनको पता है कि मैं इस तरह आती हूँ, टीवी पे आती हूँ, तो मुझे बहुत सी ख़वातीन ने अपनी स्टोरीज़ कुछ अर्सा पहले जब हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट पे भी किया था और वर्क लाइफ बैलेंस पे भी किया था,
तो मुझे कुछ फीमेल्स ने अपनी स्टोरीज भेजी, उनमें से एक थी जिन्होंने कहा कि मैंने उनके शी हैज़ 4 किड्स, और वो कहती हैं कि उनकी इसी तरह से डाइवोर्स जिस वक्त हुई और सारा कुछ हुआ तो उन्होंने मेंटेनेंस का केस किया। वो मेंटेनेंस का केस, इट्स बीन 14 ईयर्स, उस पर डेट्स पड़ रही हैं, आज तक वो पैसे सो कॉल्ड वो मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट में जमा हो रही है लेकिन उनको मिल नहीं सकी। नाउ लुक एट द गैप्स एंड ग्रे एरियाज ऑफ दिस लॉ, कि कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इस पर कोई फास्ट ट्रैक भी आप नहीं कर सकते। और फिर इतना चीज़ों को लेके एक वो बनाया हुआ है, एक क्या कहना चाहिए, एक टैबू बनाया हुआ है कि तलाक हो गई है तो क्यों तुम जा रही हो, अदालत में क्यों जा रही हो, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार बुरा फील करेंगे, बच्चे शर्मिंदा होंगे, भी क्यों? और ये तक कहा जाता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं। अच्छा, मर्द दूसरी शादी कर ले तो मर्द ने मूव ऑन कर लिया, उसने घर भी तो बसाना था ना। हाँ। बेचारा सारी जिंदगी ऐसे बैठा रहता। और औरत दूसरी शादी कर ले तो अच्छा, ये तलाक इसीलिए ली थी, इसने यहाँ पे करनी थी, चाहे वो 10 साल बाद करे, लेकिन उसने यहाँ पे करनी थी ना, इसलिए उसने ली थी। अगर तो 1 साल बाद भी करे, 6 फौरन भी महीने बाद करे, भी why करे, not? भले फौरन कर ले। इद्दत का वक्त अगर खत्म हो गया है, बिल्कुल। इस्लाम आपको इजाजत दे, इस चीज की इजाजत देता है कि तलाक नापसंदीदा अमल है, लेकिन किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि उसके बाद आप अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ सकें, बिल्कुल, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ। हाँ। और वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी बढ़ आप सकें, अकेले आपने उस पार ना शादी करनी है रहें। करें, नहीं करनी ना करें, बच्चों की खुद से परवरिश करनी है करें, एक आज़ादी दी गई है हर चीज में, ना कि ये कि औरत को बाउंड कर दिया गया है और मर्द आजाद है। ज़्यादातर वही वाली चीज़ है ना कि हम सब शायद माशरे में पढ़े लिखे जाहिल हैं, कि हमें पता है कि क्या दीन क्या कहता है, आपकी तालीम क्या कहती है। एक और मैसेज मैं अभी यहाँ पे कोट करूँगी कि मुझे एक बच्ची ने किया, एंड शी इज़ लाइक 18-19 ईयर्स ओल्ड एंड हर मदर इज़ अ विडो। उसने कहा कि माशरा हमें, उसने मुझे मैसेज किया कि आंटी आप जब बात करें तो प्लीज़ ये बात ज़रूर कीजिएगा कि माशरा हमें रोबोट समझता है, हम औरतों को इंसान नहीं समझता, हम लड़कियों को इंसान नहीं समझता, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं हैं, हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं हैं, हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं हैं, हम चाहे बहन के रूप में हैं तो भी हमने करना है, हम माँ के अगर उसमें हैं तो भी हमें एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है, हम बेटी हैं तो भी, हम बीवी हैं तो भी। और मतलब उसके मैसेज में इतनी तकलीफ थी शोएब के, टच्ड माय हार्ट कि शी इज़ सो राइट कि हम किसी भी अगर उसमें हैं तो हमसे क्यों एक्सपेक्टेशन है कि वी आर रोबोट्स, वी डू नॉट हैव फीलिंग्स, हमें चीज़ें हमें भी महसूस होती हैं। तो औरत को देखते ही एक रिश्ते के लेंस से हैं कि हम, बिल्कुल हाँ, बीवी है, बेटी है, बहन है, औरत है, तो सब कुछ इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, ये नहीं समझ। वेरी ट्रू, ये बड़ा डिलेमा है हमारा। और ऐसे में आप देखें बहुत सी स्टोरीज ज़रा आपके साथ लोग शेयर करते हैं, और आपने दुरुस्त कहा कि मेंटेनेंस को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर हमारे यहाँ वाकई मसाइल तो हैं, जो कि ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इट्स स्लो बट इट्स गोइंग, और बहुत तेज़ी के साथ होनी चाहिए। मैं बहुत से ऐसे ख़वातीन को जानता हूँ, वन ऑफ लेडी जिनकी डाइवोर्स हो गई, और वो शौहर जो उनके साहब शौहर हैं कहाँ हैं किसी को नहीं पता, उनके बच्चे की कफ़ालत के लिए नो वन नोज़ कि वो क्या करना है। वो खातून अब ज़रा खुद जिस तरीके से कर रही हैं, इसी तरह एक और खातून है, वो शौहर साथ रहे, उनके कुछ अर्सा चले गए, मिलना छोड़ दिया, बाद में डाइवोर्स दे दी, कोई पता ही नहीं है कि बहुत से इस तरह के बहुत केसेस हैं, बहुत मतलब आपके देखिए ना, सिंगल पेरेंटिंग में कितने कैटेगरीज हैं, yes, विडोज हैं, yes, वो अकेले कर रही हैं, फैमिली अबेंडन कर देती है, जो ससुराल है। हालांकि देखिए कुरान में ये भी आता है कि 1 साल तक उसको घर से मत निकालो, बिल्कुल। अगर शौहर चला गया है, डाइवोर्स हो गई है, 1 साल तक उसको अपने साथ रहने दो, ये कुरान में मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद डाइवोर्स जो जिन ख़वातीन को हो जाती है, जो भी रीज़न हो, बच्चे अगर उसकी कस्टडी में हैं तो हस्बैंड्स बिल्कुल उनको, जो बच्चों के जो फादर है उसको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा कि उसने इनकी मेंटेनेंस भी करनी है। वो कस्टडी में देके, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए कस्टडी में इसलिए दिया जाता है क्योंकि मदर जो है वो बेहतर रेस कर सकती है, तालीम और तरबियत जो है वो माँ ज़्यादा करती है, बेटों के लिए भी एक स्पेसिफिक एज तक वो क्लियर है, बिल्कुल, और फिर बच्चों की मर्जी भी है, बच्चों की मर्जी भी है इसमें, बिल्कुल। फिर उसके बाद कितने ऐसे केसेस हमने देखे हुए हैं कि मैरिड हैं ख़वातीन, हस्बैंड्स गायब हैं, यस,
और वो अकेले 10-10 साल 7-7 साल, किसी के हस्बैंड सऊदीया चले गए, किसी के बाहर चले गए, मुड़ के कभी ना बुलाया ना पैसे दिए, वो औरत उसके नाम पे बैठी हुई है। जी, ऐसी और ऐसी खवातीन को भी हमने देखा है कि जो कि ससुराल में रह रही हैं, शौहर का राबता ही नहीं है, वो ससुराल की खिदमत कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, पता ही नहीं है शौहर कहाँ पे है। और जहाँ पे वो ये कहे कि अच्छा मैं फिर इससे निकलती हूँ, तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी सामने एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है कि नो यू कांट डू दैट। उसके हवाले से भी आपका दीन क्लियर है, लॉ भी क्लियर है, आपका लॉ भी क्लियर है, तो ये सारी चीजें हमें देख के चलना होता है। और इतनी अच्छी चीजें जब हो रही हैं शोएब और सबीन, तो मैं समझती हूँ कि इन चीजों को भी शायद ऑनलाइन होने की जरूरत है। फैसिलिटेशन सेंटर्स इन चीजों के लिए भी अब बनने चाहिए। सही बात है, इमीडिएटली क्विकली औरत को उसका राइट मिले। बिल्कुल, वो चलें चीजें जो हैं वो हम उम्मीद भी करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएंगी, मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा आतिफा साहब, सोसाइटी का एक रवैया, ज़रा इन कमेंट्स के बारे में मैं चाहती हूँ कि हम ज़रूर बात करें। जो ख़वातीन आती हैं सोशल मीडिया पे या हमारे शो में भी अक्सर आती हैं और अक्सर ये बात बैठ के करती हैं कि जी औरत का काम है घर पे रहना, बच्चों को टाइम देना, वो औरत बच्चों की सही परवरिश नहीं कर सकती जो कि घर से बाहर जाके काम कर रही है, और मैंने तो जी प्रॉपर गैप लिया बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स योर चॉइस, यू आर प्रिविलेज्ड, आपके पास आई मीन यू हैव द रिसोर्सेज, आप कर सकती हैं, बहुत बेहतर है। बट ऐसे जुमले सिंगल मदर्स को कितना हर्ट करते हैं जब पब्लिकली आके ये बात की जाती है। एक मॉम गिल्ट होता है और वो खवातीन सोचती हैं हमारे पास तो ये स्पेस ही नहीं है, क्या हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रही हैं, क्या हम टाइम नहीं दे पा रही हैं? देखिए उन सिंगल मदर्स के पास दे हैव नो चॉइस। आप इस तरह के मतलब हमारा माशरा ये नहीं समझता कि इस तरह से जर्नलाइज स्टेटमेंट्स दे देना, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देना, उन खवातीन के पास क्या चॉइस है जो अकेली हैं? वो घर बैठे हैं या उन बच्चों के जो है वो रिस्क का सामान करें, उनके लिए कमाएं। मतलब वो तो ब्रेड विनर है ना अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की। वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, एक औरत अपना घर भी चला रही है। मैं सिंगल मदर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं। मैं पर्सनली यहाँ पे इस चीज़ को वो आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी अल्लाह ताला, देखिए इंसान जालिम है, अल्लाह जालिम नहीं है, माशरा जालिम है, हमारा रब जालिम नहीं है। वो तो रहमान जितनी वो रहमान है, रहीम है, वो जानता है, वो नियतों के हाल जानता है। मैं समझती हूँ कि जितनी बरकत वो औरत जो अपनी औलाद के लिए रिस्क कमाने के लिए निकली, जितनी बरकत उसके रिस्क में है ना, मेरा ख्याल है शायद आदमियों के रिस्क में भी ना हो। और ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैं इसमें आदमी और औरत की बात ही नहीं कर रही, वो पर्सपेक्टिव एक अपना जरूर होता है। एक हलाल जो है ना, हलाल के उसमें नहीं है, और हलाल के बाद हलाल में तो औरत भी मेहनत कर रही है, मर्द भी मेहनत कर रहा है। हमने कंपैरिजन ही अपनी सोसाइटी में क्यों रखा हुआ है? हमें डिफरेंस सिर्फ बात जो हमें करनी चाहिए वो हलाल और हराम पे करनी चाहिए। वो भी ठीक है, आप करें ना करें, वो शख्स का और अल्लाह का मामला है, अनटिल अनलेस किसी को उससे नुकसान नहीं हो रहा, वो भी एक अलग सेपरेट डिबेट है। बट द पॉइंट इज हम ये डिस्कशन ही क्यों कर रहे होते हैं? और सबीन यहाँ पे ना एक हमें अगर डिबेट करनी है, डिस्कशन करनी है, तो हमें इस चीज़ पे भी करनी चाहिए कि औलाद जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है। बेशक चाहे औरत आपकी अलहदगी हो गई है, चाहे आपके इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए, सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गई है, जो भी है, व्हाटएवर इज द केस, औलाद आदमी की जिम्मेदारी है। इसमें हमारा कुरान बहुत क्लियर है, हमारा कानून बहुत क्लियर है कि ये औरत मर्द की जिम्मेदारी है। मर्द का दिमाग क्लियर नहीं है, मर्द का दिमाग क्लियर नहीं है और माशरे की सोच क्लियर नहीं है। वेरी ट्रू। इन दो चीज़ों की वजह से वो आपके कानून को भी ओवर पार कर जाते हैं और वो दीन को भी ओवर पार कर जाते हैं। बल्कि द अदर डे मैं पढ़ रहा था कि हमारे कानून में तो ये भी है कि अगर किसी भी वजह से वालिद उनकी अगर फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो दादा की जिम्मेदारी है कि वो सपोर्ट करेंगे। किसी को पता ही नहीं है इस बात का, इस पर बात ही नहीं होती है कि फिर दादा की जिम्मेदारी है कि उन्होंने करना है सपोर्ट। ऑफ कोर्स जितने आपके डायनामिक्स हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसमें रहते हैं, बट स्टिल आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो करने हैं। और मर्द की जिम्मेदारी शोएब इस हद तक है कि अगर जो बच्चों की जिम्मेदारी है, बेटे की 18 साल की उम्र तक और बेटी की जब तक शादी ना हो जाए, सो मच सो कि अगर बेटी की शादी हो गई है और वो डाइवोर्स के लेके या किसी भी खुदा ना खास्ता रीजन की वजह से वापस आ गई है, तो वो फिर बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। तो और ये चीज हम मतलब हमारे माशरे के अनफॉर्चुनेटली मर्द इस बात को नहीं समझते। डाइवोर्स हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, खानदान ये कहेगा बस अपने बच्चे समेटो और जाओ यहाँ से, खुद कहाँ जाए, जैसे करना है खुद करो। डाइवोर्स हो गई, मर्द को होगा अच्छा ठीक है, बच्चे तो तब तक मेरी जिम्मेदारी थे जब तक ये औरत मेरे निकाह में थी। ये जैसे मतलब सही कह रही है, हमारे मतलब आगे शौहर का नाम लगना है, बाप का नाम लगना है, लेकिन जिम्मेदारी वो उस औरत की है।
नस्ल उसने अपने बाप की, जो माशरे की अगर मैं एनक से उस चीज़ को देखूं तो आपकी नस्ल जो है वो आदमी के उससे चलती है, औलाद जो है वो मर्द की नस्ल लेके आगे चलेगी, लेकिन जिम्मेदारी औरत की है। वो पाल रही है, वो उनकी फीसें भर रही है, वो उनका ब्रेड एंड बटर कर रही है, वो उनके बाकी अखराजात देख रही है, वो घर का देख रही है। मतलब देयर इज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव ट्रांसफर्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ मदर। यस, और जब वो एक बच्चे को रेज करती है और बच्चा कमाने लग जाता है, बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो वालिद साहब वापस भी आ जाते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत से वो केसेस बच्चा जब कुछ बन जाता है तो उसी बाप का वो बेटा फखर बन जाता है। सही बात है, और जिससे पूरे आई मीन 2-2 दहाइयाँ देखा भी नहीं होता। बिल्कुल। वक्त बड़ा मुख्तसर आतफा, लेकिन कोई एक ऐसा मैसेज आप देना चाहती हूँ बिलखुसूस इस वक्त हमें सिंगल मदर्स सुन रही हैं, सिंगल पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगी शोएब इस माशरे के मर्दों को, खुदारा अपनी जिम्मेदारी को समझें, इस बात को समझें कि ये औलाद आपकी है। आपका उस औरत के साथ इख्तलाफ है ना, आपको उस औरत से बेशक नफरत है, आप अगर आप हयात हैं, अगर आप जिंदा हैं और आपके और आपकी बीवी के बीच में अलहदगी हो गई या डाइवोर्स हो गई, वो औलाद आपकी है। अपने बच्चों को उस नफरत की भेंट मत चढ़ाएं, वो ये डिज़र्व नहीं करते। उनके लिए दोनों माँ बाप इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर उन्होंने माँ को चूज़ किया है तो दैट डज नॉट मीन कि बाप पीछे हट जाए। जिस तरह बाप को चूज़ किया है तो माँ का काम नहीं है कि वो पीछे हट जाए। और औरतों के लिए मेरा मैसेज ये है कि अल्लाह ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तख्लीक का अमल खुदा की ज़ात के लिए है ना, और खुदा के बाद अगर वो तख्लीक का अमल किसी के पास है तो वो औरत है जिसके पास है। तो अल्लाह ने हमें उसी तरह बहुत रेजिलिएंट बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। अपना हक पहचानें, अपने हक को समझें। और जहाँ पे ये आपको महसूस होता है और जहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, प्लीज़ कानून मौजूद है, कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। डू नॉट जस्ट हेजिटेट एंड डू नॉट थिंक अबाउट पीपल कि वो क्या कहेंगे। लोगों का काम कहना है। आपके घर आके कोई आपको, अगर आप भूखे होंगे, कोई आके आपको रोटी नहीं देगा, कोई आपके बच्चों की फीस नहीं देगा, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं करेगा। सब मूव ऑन करेंगे, सब मूव ऑन करेंगे। तो आप भी मूव ऑन करें और आप अपने राइट्स को पहचानें। बिल्कुल, वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया आतफा साहिबा। थैंक यू। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आप जैसी और जितनी इस वक्त सिंगल मदर्स हमें देख रही हैं, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। एंड इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ ज़िंदगी आसान करें, ये बड़ा ज़रूरी है। आपको नहीं पता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस तरीके से कौन क्या स्ट्रगल करके घर से बाहर निकल रहा है। तो ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करें, ना कि उनके लिए एक मज़ीद एक बर्डन जो है आप उनकी ज़िंदगियों में ऐड करें। बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी कितनी सी बात या आपका कितना सा जो एक जेस्चर है वो किसी की ज़िंदगी में मुस्बत या मनफी असर डाल सकता है। बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। गड़बड़ 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 गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मैं ये सोच रहा था कि जाने से पहले तुम्हारी अपनी शादी की बात कर लूँ बाबा से। उसे कैसे समझाऊं? वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी।
कुछ भी है, मगर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आइंदा तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिल की बात जबान पर नहीं लाओगे तो चेहरे पर तो आ जाएगी। नहीं माया, ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रोहित ने क्या कह दिया मुझसे? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं और आयान एक दूसरे को पसंद करते हैं? माया मेरी बेटी, तुम माया की जगह तो नहीं ले सकती ना। ये आप अच्छा नहीं कर रहे तारिक साहब। रोहेल एक अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आजकल नहीं बल्कि कोविड के बाद से अगर हम बात करें ऑन एंड ऑफ चल रहा है, हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। अच्छा देखिए, अब कोविड ने, ठीक है अल्लाह माफ़ करे ऐसी वबा से और इस तरह के जिस तरह से एक चैलेंज हम सब ने फेस किया थ्रू आउट, बट काफ़ी चीज़ें देखिए इंसान को वक्त के साथ ना उन चीज़ों को मतलब उस हालात के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। सो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन क्लासेस, इनका रुझान पाकिस्तान में इतना नहीं था। बाहर के ममालिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हम देखें एक्सेप्टेंस थी, कुछ यू नो कोई हाइब्रिड मॉडल या इस तरह कुछ चीज़ें चल रही थी। बट पाकिस्तान में ये कहा जाता था अच्छा बच्चा जब तक क्लास में जाके नहीं बैठेगा इसका मतलब उसने कुछ सीखा ही नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज था, बट आहिस्ता से ज़्यादा एक्सेप्टेंस आई और अब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एक नॉर्मल रूटीन नहीं बहुत मुश्किल है ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा वैसे मैं ये बात मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है ना वो कहते हैं इससे अच्छा बच्चे को तैयार करो और स्कूल भेजो। कुछ टाइम बहुत मुश्किल है, कुछ टाइम के लिए हम भी सुकून करें। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट एक्चुअली। मुझे दोनों बच्चे जिस दिन ऑनलाइन क्लास होती है लिटरली बहुत मुश्किल हो रही होती है। एक तो वो नए नए सॉफ्टवेयर और उसके साथ आपको सीखना भी पड़ रहा होता है, प्लस वो ओहो एक ग्लिच आ गया, अभी फिर एडमिन वाले को फ़ोन करें, वो ग्लिच दूर करते हैं और फिर बच्चा उस तरह से बिकॉज छोटे बच्चे हैं अभी तो मुश्किल होता है। लेकिन आज हम इस मौजू को ज़रा समझते भी हैं कि जब हम अक्सर बात करें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की या टीचर्स ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, सब ऐसे में एक इट्स अ न्यू बर्डन ऑन टीचर्स एक्चुअली कि कैसे अडॉप्ट उन्होंने करना है सिस्टम को, कैसे उन्होंने उसको समझते हुए बच्चों को समझाना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो क्लास में वो ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड था, अब कैसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो पहुंचा पा रहे हैं उन तक। सो ऐसी शख्सियतें में ज्वाइन किया कि जिनके माशाल्लाह पूरे मुल्क में हर जगह पे स्टूडेंट्स हैं उनके। और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं कैसे वो ट्रेन करती आई हैं, अब माशाल्लाह 35 साल का तजुर्बा है, वैसे तजुर्बा है। लेकिन अब हम जरा पूछते हैं कि पिछले 5-10 सालों में, स्पेशली 5 सालों में बल्कि कर लेते हैं, कोविड के बाद से स्पेसिफिकली कैसे उन्होंने और ट्रेनिंग को इन्हांस किया है कि जब ऑनलाइन क्लासेस और इस तरीके से जहाँ पे किसी वजह से अगर फिजिकल क्लासेस नहीं हो सकती तो क्या किया जा रहा है और कैसे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। डॉक्टर सामिया रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। ग्रेट डॉक्टर साहब, आपकी राय क्या है? आपके आने का शुक्रिया। आपकी राय में ऑनलाइन क्लासेस कितना हम उसमें डिलीवर कर पा रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस और हमारी डिलीवरी ये दो अलग बातें हैं। देखिए, पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और सिर्फ इस वक्त नहीं, जब से स्नोफॉल है, बहुत से मुल्कों में स्नो फॉलिंग होती है और उनके साथ रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो सारी दुनिया में ये चलता है। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ का उस्ताद ट्रेंड होता है। हमारा उस्ताद अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड नहीं है। सिंपल लेक्चर मेथड आप क्लासरूम के अंदर भी दें तो बच्चा थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, आपने उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करना होता है। तो ऑनलाइन के जिस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करना है वो हमारे यहाँ नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उस्ताद की रिप्लेसमेंट नहीं होती, खा ऑनलाइन हो खा इन पर्सन हो, उस्ताद रिप्लेस हो ही नहीं सकता। उसका क्लासरूम में एंटर होना और निकलना, वहाँ तक जो कंटेंट की डिलीवरी, हर चीज़ से बच्चा सीखता है। आज मैं जो कुछ हूँ मैं खुद से नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरे बहुत से उस्ताद हैं। इसी तरह उस्ताद को भी ये बात समझनी चाहिए कि कल जब हम नहीं होंगे तो इन बच्चों की फॉर्म में हम जिंदा होंगे। सही बात है। उस्ताद को अपनी ज़िंदगी के लिए ये तमाम तर नए जो टूल्स हैं इनको सीखना है। हमारे यहाँ इस वक्त जो है, और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जिन्होंने पहले ये नहीं किया था, जहाँ से स्नोफॉल नहीं होती थी, क्योंकि मुझे अब वहाँ से कॉल्स भी आ रही हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आती हैं और मैंने पढ़ा है, देखा है और उन चीज़ों में बाज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ। वो रिगरस टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं। ख़ास तौर पे अब समर ब्रेक आएगी तो उसमें हमें भी अपने उस्ताद को रिगरस टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो बच्चे को कैसे ले, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चा क्या, बड़ा आप और मैं भी हों, कितनी देर हम ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं। हम थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं, लेक्चर का कैमरा ऑफ करके हम और कोई काम करने लगते हैं। तो ख़ास तौर पे बड़ों के लिए तो फिर हमारे लिए तो होता है कि हम फोकस कर लें अपनी अटेंशन, लेकिन जो बच्चा है जो ग्रेड 12 तक का है उसको हैंड्स ऑन करना ऑनलाइन में बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे ख्याल में हमें टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऑनलाइन बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़रूरत है ना, ज़रूरत है। और उस्ताद जो है वो, मैं कहती होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो पानी की तरह से होता है, हालात के मुताबिक बहता चला जाता है, वो पत्थर के साथ भी टकराता है और उसको तोड़ता नहीं, अपना रास्ता बनाता है। सो हमें भी अपना रास्ता बनाना है, हमने इन बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है नए नए मेथड सीखें, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। बिल्कुल। क्यों उस्ताद ये कहे कि मैं, हमारे यहाँ जो आजकल ख़ास तौर पे ये एक है व्हाट्सएप नोट्स, साउंड क्लिप भेज देना, वो ऑनलाइन टीचिंग नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग एक्चुअली हैंड्स ऑन है, थ्रू LMS है और वो हम कर सकते हैं। उसमें तो इस वक्त जो है इतने फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, उस्ताद सीखने वाला हो, उसको सीखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे स्पेंड नहीं करते। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे इस वक्त बहुत ज़्यादा टीचर ट्रेनिंग पे जोर भी दिया जा रहा है और अगर हम इसको ले आए प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क के अंदर और हम रिगोरस ट्रेनिंग इस समर के अंदर ख़ास तौर पे अगर कर दें तो हम अपने मुल्क में इन चीज़ों पे काबू कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उन मुल्कों में से हैं जो कि लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। उस लर्निंग पॉवर्टी से स्ट्रगल करने के लिए, लड़ने के लिए, दूर करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉडर्नाइज करें। अच्छा, अब जो है डॉक्टर साहिबा, इतना अरसा तो गुजर गया, हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, कोविड के दौरान बहुत रुझान हुआ, अभी हम देख रहे होते हैं थ्रू आउट हो जाता है। अभी आजकल के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो इदारे थे, तालीमी इदारे, वो ऑनलाइन थे, स्पेशली इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, क्या हमारे टीचर सीख सके हैं अभी तक, या अभी तक हम उसी जोन में कि अभी सीखना होगा, हम सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कितना सीखा है हमने और हमें कितना वक्त चाहिए? दुनिया कहाँ चांद पे पहुंच गई है और अभी तक हम ये बैठ के सोच रहे कि हमारे टीचर ने अभी ऑनलाइन किस तरीके से क्लासेस को लेके चलना है, उस बारे में बात हो। देखिए, इसमें हमें अपने नेशनल लर्निंग एटीट्यूड को देखना होगा। हमारी लाइब्रेरियाँ वीरान हैं, हम उस तरह से वो कौम नहीं है, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया लाइब्रेरीज का। और जिसको अगर हम इंटरनेशनल दूसरी कौमों से अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हम वो कौम नहीं है। हाँ, इसको मैंडेटरी किया जाए, ठीक है, एक पॉलिसी के तहत इस मेथोडोलॉजी को उनके जॉब वर्क के साथ रिलेट किया जाए, उनकी टीचिंग लाइसेंसिंग कर दी जाए,
कि टीचिंग रजिस्ट्रेशन कर दी जाए और मैंडेटरी हो तो टीचर ज़रूर सीखेगा। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है यंग टीचर्स तो फिर सीख लेते हैं, सीनियर टीचर्स नहीं सीखना चाहते, वो सीखते ही नहीं। टेक के दौर से समहाउ डीलिंक है और ये बड़ा मसला है, ये चैलेंज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इस चैलेंज को ज़ाहिर है हमने एक्सेप्ट करना है और उसमें आगे बढ़ना है। और शुभ देखें अब टेक्नोलॉजी जिस तरह से डॉक्टर साहबा एडवांस होती जा रही है और हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है हर लिहाज से, तो चाहे कोई भी जॉब है, वो सिर्फ टीचिंग के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करें, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें हमारे शो के क्लिप्स हमें डिजिटल पे ऐड करने होते हैं सो दैट ऑडियंस हम तक पहुंचे। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम तो पीछे रह जाएंगे। देखिए मैं जो अपने सामने बच्चा तैयार कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कल इसने, मैं जब फिजिक्स पढ़ाती हूँ, इसने न्यूक्लियस का डायमीटर मेजर करना है या इसने बुचर शॉप खोलनी है, वहाँ पर गोश्त की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, मुझे तो बच्चे को जॉब मार्केट के लिए इंडिपेंडेंट करने के लिए हर सूरत तैयार करना है, तो उसके लिए मुझे उसको सिखाना ही है, तो बेहतर है मैं खुद सीख लूँ। देखिए मैंने 94 में मास्टर्स किया, उस वक्त कंप्यूटेशनल फिजिक्स भी नहीं था। ठीक है, हमें वक्त के साथ खुद को चेंज करना है। उस बच्चे के लिए जो अब इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 2 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए हमें सीखना है, बजाय इसके कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल किसी गलत अंदाज में सीखे। मुझे अपने उस्ताद की एक बात बहुत अच्छी लगी, मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन LMS डेवलपमेंट है, तो मैं PhD के दौरान हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में उधर मैं कर रही थी, अपने टीचर से बात, तो मैंने कहा कि नहीं ये टास्क नहीं देना, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, वी वांट टू कीप द चाइल्ड 24/7 बिजी टुवर्ड्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और मुझे एक बात और, जब मैंने उनको फर्दर कहा कि उसका रेस्ट टाइम है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा ये छोटे छोटे टास्क हैं, 1-1 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। तो फर्दर मेरी लॉजिक पे उन्होंने कहा कि मिसेस डोगर कीप इट इन योर माइंड कि इफ़ अ चाइल्ड कंप्लीट्स हिज एलिमेंट्री एजुकेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ही और शी इज़ द चाइल्ड ऑफ US ओनली, नॉट ऑफ हिज इवन पेरेंट्स। तो ये कितनी बड़ी बात है, और ये उस्ताद कोशिश कर रहे हैं कि उसको कौम बनाने की, उसको अपनी तरफ, अपने मुल्क की तरफ राग़िब करने की। तो हमारे उस्ताद क्यों नहीं कर सकते? हम माशाल्लाह जब भी कभी ये जंग का मौका आया या वैसे आया तो हम एक कौम होते हैं, और अगर हम एक कौम होते हैं और अगर इसमें उस्ताद ये कोशिश कर ले, ठीक है, तो फिर तो डेफिनेटली हमारी, आप सोचें हमारी कौम कहाँ जाएगी। बेशक ऐसे, और तालीम के हवाले से तो अक्सर ये बात भी उठती है ना कि देयर शुड बी एन एजुकेशन इमरजेंसी इन द कंट्री, बिकॉज़ ज़ाहिर है जब तक आप तालीम पे फोकस नहीं करेंगे आप आगे बढ़ नहीं सकते। काफी रिफॉर्म्स लाई भी गए, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे देखते बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह तरीकेकार बदलता है पढ़ाने का, क्या जांचने का तरीकेकार भी बदल रहा है? जी बिल्कुल बदल रहा है, और इसमें जांचने के तरीका, जिस तरह से मैंने एज अ स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया था और मैं अपने लेती थी, आप यकीन करेंगे कि मैंने 2015 में जब PhD की क्लास ज्वाइन की, और मैं अपनी क्लास की, जब मैं स्टूडेंट थी मैं टॉपर थी, लेकिन वहाँ मुझे लगा कि मैं सबसे अनपढ़ हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, और मैं अपनी क्लास में सबसे पीछे थी। डॉक्टरेट में मेरे उसके दरमियान ही आ गया। तो ये बच्चा, उस वक्त मैं ये सोचती थी कि जो मेरा बच्चा आज पढ़ रहा है 2015 में, वो उसी तरीके से पढ़ रहा है जैसे मैंने पढ़ा था, और मेरे बाद ये बच्चा इन लोगों की आने वाली नस्लों से कैसे मुकाबला करेगा। सो हमें इस सोच के साथ कि हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, अपने बच्चे को तैयार करना है। ज़रूरी नहीं उस्ताद तो सीखेगा ना, लेकिन उस उस्ताद की क्लास में हर बच्चा है, ख्वाह वो किसाई हो, ख्वाह वो फौजी हो, ख्वाह वो जो है इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। अब ये बात जो है कि एक बहसियत कौम, अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में तो ख़ास तौर पे हुकूमत की मजबूरी थी, हम क्या करते, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, हमने उस मजबूरी के तहत क्लासेस बंद की। तो अब उस्ताद को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको सीखना है, और शायद पेरेंट्स को भी उनको क्लास में उस टाइम पे बिठाना, क्योंकि जिन मुल्कों में
बर्फबारी होती है और वहाँ क्लास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, वहाँ पेरेंट्स पूरी टाइम पे अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। वो बच्चों को लेके बैठते हैं, वो बच्चों के साथ सामने बैठे होते हैं ताकि बच्चा वहाँ उठे ना, फिर ब्रेक टाइम पे उठाया, फिर बिठाया। तो ये पेरेंट्स को प्लस वो बड़ा मसला ना, स्पेशली छोटे बच्चों का, वो फौरन से क्लास के दौरान या भी 5 मिनट की ब्रेक दी तो फौरन से ना किसी और तरफ निकल जाते हैं ऐप्स में। तो उनको वाकई स्टिक रखना कि स्टे इन द क्लासरूम, इधर उधर नहीं जाना, कोई ब्रेक नहीं है। ये बड़ा उसका तरीका ये होता है कि जिस पीसी पे उसको बिठाया है उस पे अदर देन टीचिंग लर्निंग हर चीज ब्लॉक कर दी दूसरे ऐप्स ही ना हो, उसके ऊपर ब्लॉक कर दी जाए। तो वहाँ पर वो स्कूल के सॉफ्टवेयर, वहाँ मैंने देखा है ना इन मुल्कों में जाके मैंने बाकायदा टच किया है, और वो वहाँ पर जिस जगह पे वो बच्चा बैठा होता है उस पे अदर देन स्कूल ऑल सॉफ्टवेयर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पेरेंट्स ये सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। सजेशंस क्या देना चाहेंगी इस सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन सिस्टम? मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक तो हायर एजुकेशन कमीशन और पॉलिसी फॉर्मेशन में जब हम इसको टीचिंग लाइसेंसिंग को लाजमी कर दें तो उसके अंदर हर टीचर, अब वो नहीं है क्लासरूम, अब यह है कि वो 3 मोड्स, हाइब्रिड, ऑनलाइन और इन पर्सन, हर तरह से पढ़ा सके। उसके अंदर जब स्किल्स होंगे और लाइसेंसिंग होगी, और इसमें भी मैं नहीं समझती कि हमारी सीनियर टीचिंग वर्कफोर्स को डरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्यूटर क्या चीज़ है? एक मशीन है। वो मशीन जैसे आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, जैसे आप स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, मैन मेड मशीन है। और ये हमारी ह्यूमन बीइंग्स की कॉम्पिटेंसी से बियॉन्ड कुछ नहीं। बेशक, नॉट इवन एआई जी, हम एआई से भी डरते हैं, सीखना है, मैन मेड ही है ना। बिल्कुल, हाँ, मैन मेड है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एचईसी की तरफ से मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि प्री सर्विस प्रोग्राम ख़ास तौर पे उनमें कोर्स कंटेंट लाजमी कर दिया जाए, और इन सर्विस के लिए अगर हमारी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं प्रोविंशियल एज वेल एज ये जो है फेडरल, वो उसको मैंडेटरी कर दें टीचिंग लाइसेंसिंग को, जिसमें कंपलसरी कंपोनेंट जो है वो ऑनलाइन टीचिंग का हो, तो वो हम इसको क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस वक्त इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, और इंशाल्लाह अगले 1-2 माह में ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में बहुत अच्छी बात है। और ज़ाहिर है जिस तरह टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम बात करें तो उसमें जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं और जिस तरह से हम आगे बढ़े, चीज़ें और बेहतर होंगी। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इसको, यू नो कि है सिस्टम ऐसा है, इसको बेहतर करना है और निकलना है हमें ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से। क्योंकि अगर टीचर ट्रेनिंग इस सिलसिले में नहीं होगी तो फिर वो उसका कोई फायदा है। सो टीचर्स ट्रेनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। एट द सेम टाइम वो पेरेंट्स का, बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और वो जिस तरह से यू नो बच्चों को जांचने का तरीका वो डिफरेंट हो रहा है, और आगे बढ़ने के जो नए नए मौके हमारे सामने आ रहे हैं, हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम रह जाएंगे पीछे, और ये हमें नहीं करना। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, आप बस आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।